माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, अध्यक्ष की बात सुने। कटारिया जी गलत परंपरा डाल रहे हैं आप, ये अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, पर विपक्ष सदन की कार्रवाई को थोप नहीं सकता। ये जो गलत परंपरा डाल रहे हैं, मैं गलत परंपरा की बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मैं कहना चाहता हूं, मैं माननीय कटारिया साहब आपको और आपके पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं, आज दिन तक केवल मात्र 4 बार सदन स्थगित हुआ प्रश्नकाल में। प्रश्नकाल में कभी स्थगित नहीं होता है। यदि इस तरह की परंपरा डाली गई तो राजस्थान में संसदीय लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आएगी। ये भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ न्याय नहीं कर रही है, बच्चों के साथ न्याय नहीं कर रही है। जिस तरह का ये काम कर रहे हैं उससे राजस्थान के नौजवान पीढ़ी के लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, मैं बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और संसदीय परंपरा में अपनी बात कहने का आपका अधिकार है। प्रश्नकाल को समाप्त करने का काम करेंगे, ये गलत परंपरा होगी। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, संसदीय परंपराओं को खत्म करके लोकतंत्र में जनता की बात करने का अधिकार न आपको है न किसी को है। संसदीय परंपरा को बनाए रखना जरूरी है। मैं फिर एक बार अपील करना चाहता हूं, आप अपने स्थान पर बैठे अपनी बात को कहे। शून्यकाल में आपको पूरा मौका दिया जाएगा। मैं शून्यकाल में सरकार को स्टेटमेंट देने के लिए कहूंगा, लेकिन आपके कहने से नहीं कहूंगा। मैं शून्यकाल में राजस्थान सरकार रिट के बारे में अपनी बात कहेगी। आप अपने स्थान पर बैठे और संसदीय लोकतंत्र में जनता के सामने बात पता पड़ जाएगी क्या चाहते हैं। आप जनता के साथ न्याय नहीं करना चाहते, छात्रों के साथ न्याय नहीं करना चाहते, आप समस्या का समाधान नहीं चाहते, ये गलत परंपरा है। मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने प्रश्नकाल को चलने दीजिए, 0 और अपनी बात कहिए। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, श्री शंकर सिंह रावत, श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, श्री हरिश्चंद्र मीणा। सर, प्रश्न संख्या 344। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का भाग खंड 1। जी हाँ, ये सही है कि नगर पालिका देवली के मास्टर प्लान 2003-2023 में शामिल टोंक जिले के राजस्व ग्राम देवली, अंबापुरा, माधोपुरा एवं भीलवाड़ा जिले के कुचलवाड़ा कला एवं ऊंचा को नगर पालिका देवली क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। उक्त राजस्व गांवों को नगर पालिका देवली क्षेत्र में शामिल किए जाने हेतु नगर पालिका मंडल की बैठक 9/12/21 को में प्रस्ताव पारित किया जा करके उक्त प्रस्ताव 18/1/22 को विभाग को प्राप्त हुआ है। निर्धारित मापदंडों के अनुसार परीक्षण कराकर इन गांवों को सम्मिलित कराने पर विचार किया जाएगा। खंड 2, इस बिंदु का उत्तर बिंदु संख्या 1 में निहित है। मैं ये भी नहीं सर, स्पीकर महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री है सर। मैं अनुरोध करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि इसकी समय सीमा तय कर दे ताकि देवली की जनता को अति शीघ्र इसका लाभ मिले और हमारे शहर का विकास हो सके। अध्यक्ष महोदय, किसी भी शहर का मास्टर प्लान बनाते समय वहां की जनसंख्या और विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान का निर्माण एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। मोटे तौर पर जो देवली गांव, गांवड़ी का जो है अंबापुरा, और तीसरा ये जो आपका अंबापुरा और पनवाड़ का माधो सिंहपुरा, ये तीनों टोंक जिले के गांव हैं। तो इनको तो देने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर कलेक्टर की अनुशंसा आ जाती है तो निश्चित तौर पर इनको जो तीनों गांव को हम नगर पालिका देवली में शामिल करने के लिए तैयार तो विचार किया जा सकता है। इसके अलावा भीलवाड़ा का जो गांव है, राजपुर तहसील का ऊंचा
क्या? उसके लिए तो प्रोसीजर ये कि एक जिला का कलेक्टर दूसरे जिले के कलेक्टर को लिखेगा और लिखने के बाद में वो उसका नाम सीमा का निर्धारण नक्शा और संपूर्ण जानकारी दूसरे कलेक्टर को भेजेगा। अगर वो कलेक्टर अभिशंसा करता है तो वो मामला फिर राजस्व विभाग में जाएगा, सचिवालय में जाएगा। सचिवालय से सचिवालय में आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से उसका परीक्षण करके वो स्वास्थ्य शासन विभाग को भेज देगा। वो नगर पालिका के शामिल किए जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें आप जैसी डिमांड कर रहे थे उससे भी ज्यादा मैंने संतुष्ट करने का आपको प्रयत्न धन्यवाद सर। वर्तमान में कोई योजना नहीं है, अपितु वन्यजीव अभ्यारण्य शेरगढ़ में चीता छोड़े जाने की संभावना का जायजा लिए जाने की दृष्टि से विचार करने हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के जारी है। अन्य स्थानों के संबंध में बाद के चरणों में कार्रवाई की जाएगी। खंड 4 12 के शेरगढ़ अभ्यारण्य का प्रशासनिक नियंत्रण कोटा से हटाकर 12 में करने के संबंध में माननीय विधायक 12 श्री पानाचंद जी मेघवाल से उनका पत्र दिनांक
31 मार्च 2021 प्राप्त हुआ, जिस पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की राय ली गई। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की राय अनुसार शेरगढ़ अभ्यारण्य का प्रबंधन एवं प्रशासनिक नियंत्रण वन्य जीव मंडल कोटा में रखा जाना उचित है, जिससे अभ्यारण्य में वन्य जीवों एवं उनके हैबिटेट का प्रबंधन, रेस्क्यू कार्य आदि सुचारू रूप से हो पाएगा। अन्य अध्यक्ष महोदय, बारां के वन अभ्यारण्य में वन विभाग की ओर से चारदीवारी करने का विचार रखते हैं या नहीं? दूसरा, क्या जंगली जानवरों के फसल को नष्ट करने पर मुआवजा देने का विचार रखते हैं? दोबारा बोलो। बारां के वन अभ्यारण्य में वन विभाग की ओर से चारदीवारी करने का विचार रखते हैं या नहीं? दूसरा, क्या जंगली जानवरों के फसल को नष्ट करने पर मुआवजा देने का विचार रखते हैं या नहीं? दोबारा। जंगली जानवरों को फर्स्ट नष्ट करने का मामले का प्रश्न है तो वो अलग प्रश्न है। ये रामगढ़ से संबंधित है तो उसके लिए आप अलग से प्रश्न पूछे। ये रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से है संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय से, प्रदेश में जहाँ जहाँ पर भी बाघों को बसाए जाने की बात चल रही है, कुंभलगढ़ में भी चल रही है, तो इससे पूर्व क्या क्या तैयारी की गई, कहाँ कहाँ ग्रासलैंड डेवलपमेंट किया गया और प्रे बेस के लिए क्या व्यवस्था की गई, ये जानना चाहता हूँ मंत्री महोदय से। दोबारा पूछ ले। माननीय मंत्री महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बाघों को पुनर्वास के लिए जो बात चल रही है, कुंभलगढ़ वन्य अभयारण्य में भी बात चल रही है, तो बाघों को बसाने से पूर्व विभाग ने वहाँ पे क्या क्या तैयारी की है, कितना ग्रासलैंड डेवलपमेंट किया है और उसके प्रे बेस के लिए क्या व्यवस्था की गई है? नहीं तो कैटल लिफ्टिंग और मैन ईटिंग की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो उससे पूर्व विभाग ने क्या क्या व्यवस्था की, ये जानना चाहता हूँ। मैंने कहा ये प्रश्न तो रामगढ़ विषधारी और मुकंदरा से संबंधित है। ये प्रश्न रामगढ़ विषधारी और मुकंदरा से संबंधित है, दूसरे विभाग से। और ये जो वन्य जीव की आप बात करते हो, बाघ संरक्षण की बात करते हो, ये सिर्फ इस प्राधिकरण से संबंधित ही है। अगला माननीय सदस्य। मंत्री महोदय, मेरा वहाँ से भी मतलब है, वहाँ पे क्या तैयारी की है, वहाँ पे प्रे बेस के लिए और प्रे बेस को बढ़ाने के लिए ग्रासलैंड कितना डेवलप किया, वो जानना चाहता हूँ। अगला प्रश्न श्री ज्ञानचंद पारक। अगला प्रश्न श्री अनीता बदेल। अगला प्रश्न श्री संदीप शर्मा। अगला सुरेश ताग। माननीय मंत्री जी। प्रश्न संख्या 8। जी हाँ, निगम के सीमित संसाधनों एवं कोरोना महामारी के कारण निगम वाहनों को पर्याप्त यात्रा भार नहीं मिलने से पूर्व में संचालित विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ नहीं मिलने से बसें चलता विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र की कुछ निगम वाहनों का संचालन बंद किया गया है। उसका विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। जी नहीं, राजस्थान परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण परिशिष्ट 1 में अंकित बंद की गई निगम की किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण मार्गों की बसों का संचालन फिलहाल किए जाने का विचार नहीं है। नंबर 3, निगम द्वारा किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। पूर्व में बंद की गई बसों में से जनप्रतिनिधियों की मांग पर विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्रामीण मार्गों की जिन बसों के संचालित किया गया है, विवरण परिशिष्ट 3 पर है।
अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से अपने उत्तर के परिशिष्ट 1 में बताया आपने किशनगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 बसों का संचालन बंद किया गया है। आप खुद समझ सकते हैं एक छोटे से क्षेत्र में अगर 50 बसें ग्रामीण परिवहन की बंद हो जाएगी तो क्या स्थिति होगी। आज की स्थिति में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर ग्रामों में जाते हैं तो सबसे बड़ी अगर दुविधा ग्रामीण को है तो वो है रोडवेज बस का संचालन। अभी कोविड को लेकर 50 बसें बंद हुई है, उसमें से मुश्किल से आपके प्रयासों से 10 बसें चालू हुई है। ये बहुत बड़ी विकट स्थिति है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये जो 40 बसें बंद हुई है एक छोटी सी विधानसभा में, क्या ये वापस चालू होगी या नहीं होगी? अध्यक्ष महोदय, इनमें अधिकांश बसें कोरोना काल में बंद की गई हैं। जो ही पहली लहर के बाद हमने कोशिश की कि बसें चलाएं तो दूसरी लहर आ गई, वो उससे भी भयंकर थी। उसके बाद तीसरी लहर आ गई। अब जो ही कोरोना की स्थिति सामान्य होगी, हम गुण अवगुण के आधार पर और उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए बसें को संचालित करने के लिए पुनर्विचार करके और उस पर हम समीक्षा करके कोशिश करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा, आपने मेरे प्रश्न इस 8 में 2 नंबर पे आपने जवाब दिया, बसें संचालन पुनः प्रारंभ करने का विचार रखती है क्या? आपने कहा जी नहीं। तो मुझे इस बात की चिंता है कि ये बसें अगर नहीं चली तो हमारी स्थिति बहुत विकट हो जाएगी। क्या सरकार ग्रामीण परिवहन बस सेवा को पुनर्संचालन करना चाहेगी ग्रामीण परिवहन की व्यवस्था को सुधारने के लिए? कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद आपसे बात करके आप जो कहेंगे ये बताएंगे कि ये ज़रूरी है और हमारे सीमित संसाधनों को देखते हुए आप हमें बता दें कि कौन कौन सी बसें ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनकी हम समीक्षा कर लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साथ अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है आप एक बार दोनों चीफ मैनेजर्स को फ़ोन करें, जो आवश्यक 2-3 बसें हैं उनको जरूर चालू करें, ताकि मेरी कुछ शिकायतें ज़्यादा है वो मेरी ठीक हो सके। आप जो 2-3 बसें बता रहे हैं वो आप लिख के दे दें, मैं दोनों चीफ मैनेजरों को कहूँगा आपसे संपर्क कर लेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो कोविड में आपने रोडवेज बसें विधानसभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में बंद की थी, उसे पुनः चालू करने का विचार रखते हो तो कब तक? दूसरा, ग्रामीण परिवहन सेवा वहाँ पे कब लागू करने की जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है, तो वहाँ कब लागू की जाएगी, मैं जानना चाहता हूँ। ये प्रश्न अध्यक्ष महोदय किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से संबंधित ही है। मंत्री महोदय, ये संपूर्ण प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है। किशनगढ़ का ही प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। अगला श्री अविनाश, अगला प्रश्न श्री जगसी राम, अगला प्रश्न श्रीमती संतोष, अगला बलजीत यादव। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 97। 58, सॉरी 58। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1। प्रदेश में विगत 3 वर्षों में पेपर आउट लीक के कुल 8 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनका थानेवार विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 2, गत 3 वर्षों में दर्ज कुल 8 प्रकरणों में 85 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। 4 प्रकरणों में चालान पेश किया जा चुका है, 1 प्रकरण में चालान न्यायालय में पेश किया जाना शेष है और 3 प्रकरणों में अनुसंधान जारी है। विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 3, जी हाँ, राज्य में होने वाली परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का मामला प्रक्रियाधीन है। मैं आपके माध्यम से
माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ, क्या सरकार इस बात को जानती है कि व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा पीड़ादायक स्थिति कोई होती है तो वो होती है उसके सपनों का खून हो जाना और उसकी उम्मीद का टूट जाना। मैं जानना चाहता हूँ, जब एक व्यक्ति का खून करने पे सजाए मौत का प्रावधान है, उस आदमी को फांसी तक की सजा दी जाती है, तो क्या सरकार लाखों बेरोजगारों के सपनों का खून करने वाले पेपर लुटेरों के बारे में ऐसी कोई कड़ी सजा का प्रावधान करना चाहती है, हाँ या ना? और अगर हाँ तो क्या करना चाहती है, कब तक इस बारे में कोई बिल लाना चाहती है, कानून बनाना चाहती है, जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल इस बात का है कि इस मामले को रोकने के लिए वो प्रयास किए जाने चाहिए या विधि में कोई परिवर्तन किया जाना चाहिए, तो उसके लिए बिल तैयार किया जा रहा है जिसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं ताकि इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार की अनियमितताएं आगे से जाके ना हो। लेकिन रीट पर हल्ला करने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि रीट के पेपर 2 बार आउट हुए हैं, 2016 में और 2018 में, लेकिन वो जांच इन्होंने एसओजी को नहीं दी। सीबीआई की बात करते हैं, एसओजी को भी जांच नहीं दी, थाने वाले जांच कर रहे हैं। इनके वक्त में 8, 7, 5 बार जो है पेपर लीक हुआ है, 5 बार में से रीट का पेपर खास तौर पर 2 बार आउट हुआ, 2016 में हुआ और 2018 में हुआ, लेकिन वो थानों पे जाके जांच दे दी। और आज जो है कहते हैं कि साहब सीबीआई से इंक्वायरी करवाओ। अरे एसओजी तक को तो जांच नहीं दे पाई, शर्म आनी चाहिए। जहां तक सवाल आपका है, मैं निश्चित तौर पर जो है आप ये जो है अगला जो विधेयक तैयार हो रहा है उसको जो है इसी विधानसभा में पेश किया जाएगा और उसको पास किया जाएगा, जिसमें कड़े प्रावधान होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये भी जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार में जो पेपर लूट के प्रकरण हुए थे, क्या उन प्रकरणों में कोई सीबीआई की जांच करवाई गई थी या नहीं करवाई गई थी, मैं जानना चाहता हूं। पिछली सरकार में जहां पर भी जितने भी पेपर आउट हुए, मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि 2014 में आरएस का पेपर आउट हुआ, 2014 में ही आरजेएस का पेपर आउट हुआ, 2013 में एलडीसी का पेपर आउट हुआ, और 2007 परीक्षाएं यूनिवर्सिटी की 2017 में आउट हुई। जेल पेरी का पेपर 2018 में आउट हुआ, लेकिन एक भी प्रकरण एसओजी को छोड़ करके वो जो है सीबीआई में देने का प्रश्न नहीं होता। एक भी बार इन्होंने कभी सीबीआई को जो है ये पेश नहीं किया गया। जो पीछे के केस पिछली सरकार में जिनकी जांच नहीं हुई गई और जिससे स्टूडेंट असंतुष्ट हैं कि उनमें रफा दफा कर दिया गया, और उसी का कारण ये रहा कि वापस जो पेपर लुटेरे थे, जो मुलजिम थे, उन्होंने फिर अंजाम दिया उस घटना को, क्योंकि उनको सजा नहीं मिली और बहुत से लोग बच गए। तो क्या सरकार दोबारा से कोई ऐसा प्रावधान है? 10 आदमियों की गिरफ्तारी हुई, दूसरे में सिर्फ 1 आदमी की गिरफ्तारी हुई, तीसरे में 11 आदमियों की गिरफ्तारी हुई, चौथे में 12 आदमियों की गिरफ्तारी हुई, पांचों में भी 12 आदमियों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन अभी इस रीट के मामले में 38 से भी ज्यादा आदमी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जहां तक सवाल इस बात का है कि आपने जो संदेह, माननीय सदस्य ने जो संदेह व्यक्त किया है कि प्रॉपर जांच न होने के कारण ही उन लोगों की हिम्मत बढ़ी और बढ़ने के बाद ही वो ये जो रीट का जो प्रकरण चल रहा है, इसमें जो है वो लोग शामिल होकर के पेपर आउट किया, निश्चित तौर पर ये संदेह सही है। अब जो जिस तरीके की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है कि कोई बिल लाया जाए, वो तो बिल कड़े प्रावधान डाले गए हैं ताकि निश्चित तौर पर इस पर रोक लगने की संभावना रहेगी।
जानकारी करना चाहता हूं कि एक बार हैदराबाद के अंदर एक वेटनरी डॉक्टर के साथ सामूहिक रेप हुआ और उसके रेप होने के बाद 4 दिन में मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उनका एनकाउंटर हुआ और पुलिस ने जो उनका एनकाउंटर किया उसकी तारीफ सड़क से लेकर संसद तक हुई, सोशल मीडिया पे हुई। मैं ये सरकार से मांग करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं क्या इसी प्रकार की कोई छूट जो ये पेपर लुटेरे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई सख्त करने की छूट क्या राजस्थान पुलिस को देने की भी मंशा राजस्थान की सरकार रखती है? क्योंकि इन लुटेरों को छोटी मोटी सजा से कोई इनका होने वाला नहीं है। जब तक हैदराबाद में जिस प्रकार से उन्होंने जघन्य अपराध किया एक युवती के साथ, उसी प्रकार से सपनों का जो लाखों युवाओं के सपनों को बलात्कार कर रहे हैं ये पेपर लुटेरे और सिर्फ नेतागिरी करके उसको दबा दिया जाता है। कोई करे प्रावधान किए नहीं जाते हैं जिससे कि उनको सजा मिले और आगे से पुनरावृत्ति ना हो और जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो ना हो। तो मैं मांग करना चाहता हूं क्या सरकार राजस्थान की पुलिस को इस प्रकार की छूट दे सकती है कि हैदराबाद वाला ही यहाँ पे करके बताए? क्योंकि मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राजस्थान की जनता, हिंदुस्तान की जनता जो गलत कार्य इस प्रकार का करता है भाषण नहीं, प्रश्न मुझे समर्थन करती है या फिर कोई फांसी के जैसी सजा इनको मिले। और विपक्ष के साथियों से भी कहना चाहता हूं राजस्थान सरकार भी कानून बनाए और केंद्र सरकार भी कानून बनाए कि जो पेपर लूट की घटना में शामिल हो उसको फांसी की सजा दी जाए, सैकड़ों लोगों की हत्या का दोषी माना जाए। मैं कहना चाहता हूं। अगला प्रश्न फूल सिंह मीणा, अगला प्रश्न सतीश पूनिया, अगला प्रश्न भरत सिंह, अगला प्रश्न भरत सिंह। माननीय वन मंत्री जी, प्रश्न संख्या 106। धारीवाल साहब, धारीवाल साहब, वन मंत्री का प्रश्न। खंड 1, जी हाँ, राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 की धारा 15 के तहत किया गया है। उक्त नियमों के अधीन राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण द्वारा निम्न कार्य किए जाने हैं। विनियमन हेतु चिन्हित आर्द्र भूमियों की प्रस्तुति करना, डिजिटल सूची तैयार करना, अनुज्ञात किए जाने वाले कार्यकलापों और प्रभाव क्षेत्र की सूची विकसित करना, संरक्षण और युक्त उपयोग के लिए कार्य नीतियां परिभाषित करना, सतत प्रबंधन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना इत्यादि। खंड 2, आरक्षण भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत उपनियम 5 के प्रावधान अंतर्गत राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है। उपनियम 5 और 17 के अनुसार राजकीय सदस्यों के अतिरिक्त गैर कर सरकारी सदस्यों के रूप में आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्य की भूदृश्य योजना और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र का एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाना है। खंड 3, जी नहीं, वेटलैंड का चयन कर विकास करने की विभाग की कोई योजना नहीं है। जिला कलेक्टर्स द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा प्रकाशित नेशनल वेटलैंड एटलस में से धारित डेटा अनुसार प्रदेश के हर जिले में वेटलैंड्स को चिन्हित किया जाना है एवं प्रबंध योजना तैयार की जानी है। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार वेटलैंड्स का विकास संबंधित स्वामित्व वाले विभाग द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत किया जाना है। खंड 4, वेटलैंड अथॉरिटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा कई वेटलैंड जैसे कि सांबर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, चंदलाई जयपुर, बरखेड़ा जयपुर, आना सागर अजमेर, नक्की झील माउंट आबू,
फतेह सागर एवं पिछोला झील उदयपुर, कायलाना जोधपुर इत्यादि का निरीक्षण किया गया है। इन वेटलैंड्स के संबंध में जिला कलेक्टर एवं संबंधित संभावित वाले विभागों से चर्चा कर उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अथॉरिटी के गठन के बाद इसकी बैठकें कब कब हुई और इस अथॉरिटी में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन कब तक कर लिया जाएगा। प्रबंध योजना वेटलैंड के बारे में कब तक तैयार कर ली जाएगी और वेटलैंड पर जो पक्के निर्माण हैं उनको हटाने के बारे में आपकी क्या कार्य योजना है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 26/9/17 के प्रावधानों के तहत 27/11/19 को प्रदेश में राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है। अथॉरिटी के तहत जो सदस्य नॉमिन करने गैर सरकारी सदस्य उनका अभी तक नॉमिनेशन नहीं किया गया है और ये जल्दी मुख्यमंत्री जी के स्तर से इनका नॉमिनेशन किया जाना है। प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी को भेज दिए हैं, जल्दी उनका नॉमिनेशन हो जाएगा। ये मैंने पूछा है कि ये आपने कहा है कि प्रबंध योजना तैयार की जाती है, तो प्रबंध योजना कब तक तैयार कर ली जाएगी और वेटलैंड पर जो पक्के निर्माण हैं उनको कब तक हटाया जाएगा। जो वेटलैंड है उसका चिन्हीकरण कर लिया गया, कलेक्टर से उसके द्वारा रिपोर्ट मंगा ली गई है। उसमें इसरो के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है, उसके अनुसार राज्य में 46,748 वेटलैंड्स है कुल और उसमें से 2.5 हेक्टेयर से ज़्यादा के वेटलैंड्स है वो 12,625 है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इस प्रकार जहाँ भी कहीं अगर वेटलैंड्स पे कोई अतिक्रमण है पहले से तो कलेक्टर्स को इसके लिए निर्देश देंगे। वैसे जिस विभाग का अलग अलग जो भी स्वामित्व है वो विभाग ही इसकी कार्य योजना करेगा। ये विभाग तो सिर्फ मॉनिटरिंग का काम करेगा, जो उस पर काम करना है वेटलैंड्स पे वो वहाँ की जिला स्तर की जो है कलेक्टर्स वो करेंगे। ये अथॉरिटी के गठन के बाद किस किस विभाग ने वेटलैंड पर से अतिक्रमण हटाए हैं, पक्के निर्माण हटाए हैं अथॉरिटी के गठन के बाद? अथॉरिटी के गठन के बाद में कलेक्टर से वेटलैंड्स के बारे में सूचना मंगाएगी, जिसके तहत अभी मैंने आपको बताया इतने वेटलैंड्स है कुल और 2.5 हेक्टेयर से ज़्यादा के इतने, उससे कम के टोटल कितने वो मैंने आपको बताया 46,748 है। अभी तक सूची प्राप्त हुई है, उसके बाद में इस पर अतिक्रमण वगैरह है इस प्रकार की कोई सूचना हमारे को नहीं मिली है। कलेक्टर से सूचना मंगवाएंगे, अगर इस प्रकार कोई हमें सूचना प्राप्त होगी कि वेटलैंड्स पे अतिक्रमण है तो उनका हटाने के लिए कलेक्टर को निर्देशित करेंगे। ये जो उदयपुर की पिछोला और फतेह सागर झील है, इस सदन में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया 77 से आए हुए हैं। क्या राज्य सरकार वहां पर उनकी प्रतिमा लगाने का विचार रखती है क्या पिछोला और फतेह सागर में? ये प्रतिमा लगाने का प्रश्न है, ये अलग प्रश्न है, इसके मेरे में अभी जवाब नहीं दे सकता। अगला प्रश्न श्री गोपाल शर्मा, श्री गिरधारी लाल। प्रश्न नंबर 313। खंड 1 जी हाँ, खंड 2 जी हाँ, विभाग द्वारा राज्य सरकार के स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाकर निजी फिटनेस सेंटरों के अनुचित व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को रोकने, उनके आर्थिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने एवं वाहन स्वामियों की सुविधा एवं सुगमता के उद्देश्य से दिनांक 4/6/2021 को अपने आदेश 9/2021 क्रमांक F7/53 FC
2020/209639 द्वारा पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को फिटनेस नवीनीकरण हेतु आवेदन उस राजस्व जिले में जहां वाहन पंजीकृत हैं या वाहन स्वामी ने पता परिवर्तन करा रखा है तथा नियमित रूप से वहां कर जमा करवा रहा है में ही करवाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। जी नहीं, खंड 3 जी नहीं, वर्तमान में आदेश क्रमांक F7/53 FC परी//मू/2020/9639 दिनांक 4/6/2021 को निरस्त करने के संबंध में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार के स्तर पर कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है, क्योंकि विभाग द्वारा राज्य सरकार के स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाकर निजी फिटनेस सेंटरों की अनुचित व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को रोकने, उनकी आर्थिक व्यवहारिकता को सुनिश्चित करने एवं वाहन स्वामियों की सुविधा एवं सुगमता के उद्देश्य से उक्त निर्णय लिया जाकर पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन फिटनेस नवीनीकरण हेतु आवेदन उस राजस्व जिले में जहां वाहन पंजीकृत हैं या वाहन स्वामी ने पता परिवर्तित करवा रखा है तथा नियमित रूप से वहां कर जमा करवा रहा है में ही करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विज्ञान का विकास इतना हो गया था, एक जिले के रिकॉर्ड दूसरे जिले में भी था। अब तो राजस्थान में कहीं भी फिटनेस हो सकता था और अब ऑनलाइन ज़माने में वाहन मालिक राज संबंध से बीकानेर खाली गाड़ी लेकर आएगा तो धन और समय का नुकसान भी होगा, वाहन मालिक के हित में कैसे होगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार ये बताएं, अगर सरकार निजी फिटनेस सेंटर की प्रतिष्ठा को रोकने का विचार रखती है तो क्या ये नहीं हो सकता कि सरकार अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए फिटनेस पुनः अपने ही डीटीओ सेंटर पर कराना शुरू करें। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये फिटनेस के 2011 में भी ये व्यवस्था थी फिटनेस के नियमों में कि उसी राजस्व जिले में फिटनेस करवाई जाए जहां वाहन पंजीकृत है। उसके बाद 2018 में इसमें परिवर्तन किया गया और ये व्यवस्था की गई कि कहीं भी करवा सकते हैं, पर उस नीति में कई खामियां मिली, इसलिए 4/6/2021 को सरकार ने नीतिगत निर्णय लेके ये व्यवस्था करी है कि फिटनेस उसी जिले में करवाया जाए जहां वाहन पंजीकृत है। इससे अच्छी मॉनिटरिंग हो सकेगी और जो बिना वाहन जाए दूसरे जिले के लोग दूसरी जगह करवा लेते थे उस पर रोक लगेगी, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, जो उसी जिले में फिटनेस की बात है वो वास्तव में वाहन मालिकों के हित की बात नहीं है। मेरे साथी ने जो सवाल उठाया है, सरकार इस पर विचार करे। अध्यक्ष जी, राजस्थान का इतना लंबा चौड़ा एरिया है, अगर किसी आदमी की फिटनेस खत्म होगी, पेनल्टी बहुत बड़ी है, उसकी फिटनेस कहीं भी करवाने की इजाजत मिले। अगर फिटनेस एक जिले में होती है तो दादागिरी है। अध्यक्ष महोदय, कहीं फिटनेस कराने से फिटनेस वालों की दादागिरी खत्म होगी। बैठे। अध्यक्ष महोदय, कहीं भी फिटनेस कराने के कुछ नुकसान है, उसमें अच्छी तरह मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। कई बार लोग बिना जाए ही फिटनेस करवा लेते हैं दूसरे जिले से, इसलिए जिस जिले में वाहन पंजीकृत है वहीं फिटनेस कराने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न वासुदेव देवनानी। अगला प्रश्न राजेंद्र राठौड़। अगला प्रश्न कालीचरण सराफ। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई।